गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अरस्तु का क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको क्रांति का अर्थ, क्रांति के प्रमुख कारण, जिसमें असमानता और अन्याय के द्वारा क्रांति कैसे होती है, लाभ और समान उद्देश्य, राजनीतिक असंतोष और हिंसक अलगाव के कारण क्रांति के जो कारण रहे हैं, जिसमें लाभ की कामना, सम्मान, अत्यधिक शक्ति, भय, घृणित या तिरस्कार युक्त धारणा, क्रूरता, आनुपातिक वृद्धि के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज के इस अध्ययन में हम क्रांति के विशिष्ट कारणों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, अरस्तु की क्रांति आपके इस चैप्टर में, इस सिलेबस में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस पे लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है और ये एक इस सिलेबस का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो क्रांति के विशिष्ट कारणों में राज्यों का पतन। क्रांति के आधारभूत कारण सामान्य रूप से उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनमें किसी राज्य के संविधान के परिवर्तित होने की दशाएं निर्मित होती हैं। किंतु अरस्तु इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है। यह संवैधानिक परिवर्तन के सामान्य वर्णन से आगे बढ़कर वह यह भी जानना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार के संविधानों जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पालिकी, निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और लोकतंत्र में परिवर्तन या क्रांति को जन्म देने वाले विशिष्ट कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा, हम प्रजातंत्र में क्रांति का क्या स्वरूप रहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लोकतांत्रिक संविधानों के पतन के लिए मुख्यतः जनता को उत्तेजित करने वाले वाग्वीर उत्तरदायी होते हैं। अरस्तु के अनुसार ये जननेता संपत्तिशाली वर्ग पर द्वेषपूर्ण आरोप लगाकर उन्हें संगठित होने तथा लोकतंत्र के विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रेरित करते हैं। रॉड्स, मेगारा, हेरिक्लिया में प्रजातंत्र के पतन का कारण जन नेताओं द्वारा धनिक लोगों के प्रति किया गया अत्याचारपूर्ण व्यवहार ही था। लोकतंत्र में क्रांति के कुछ कारण भी होते हैं, जैसे नंबर 1, जन नेताओं द्वारा निर्धन लोगों को धनिक लोगों के विरुद्ध खुलेआम उत्तेजित करना। दूसरा कारण, बहुसंख्यक जनता का समर्थन हासिल करने के लिए शीर्ष नागरिकों का दमन करना। तीसरा कारण, जब प्रजातंत्र के नेतृत्वकर्ता के हाथों में ही सैन्य नेतृत्व का उत्तरदायित्व हो, तब भी लोकतंत्र का पतन हो सकता है। अरस्तु कहते हैं कि पुराने समय में अनेक बार लोकप्रिय नेता ही सेना नायक भी होते थे। ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक संविधान सामान्यतः निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में क्रांति का क्या कारण होता है। वर्ग तंत्र में संविधान का पतन मूलतः 2 कारणों से होता है: वर्ग तंत्र का विरोध और वर्ग तंत्र का आंतरिक मतभेद। वर्ग तंत्र का विरोध जनता के द्वारा किया जाता है। अरस्तु के अनुसार जब वर्ग तंत्रीय शासन द्वारा निर्धन लोगों का दमन किया जाता है तो क्रांति की संभावना उत्पन्न हो जाती है तथा ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जन नेता की भूमिका संभालकर वर्ग तंत्रों संविधान को बदल देता है। यह बदलाव पालिकी का या लोकतंत्र के रूप में भी हो सकता है, लेकिन वर्ग तंत्र को खतरा बाहर से उतना नहीं होता जितना कि अंदर से। यह संकट विशेष रूप से उस समय उत्पन्न होता है जब शासक वर्ग में नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। तब कोई प्रतिभाशाली या प्रभावशाली व्यक्ति शासन शक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। कुछ धनिक तंत्रों का पतन उसके सदस्यों के अतिव्यापी जीवन शैली के कारण भी होता है। धन की प्राप्ति के लिए ये लोग या तो स्वयं निरंकुश बन जाते हैं या किसी विश्वसनीय समर्थक को निरंकुश बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में शासक वर्ग द्वारा सार्वजनिक कोष से लिया जाने वाला जो धन है वो गबन है,
वह भी क्रांति का कारण बनता है। गबन करने वाला व्यक्ति या वर्ग इस अपराध को छिपाने के लिए दूसरा वर्ग इस गबन की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं, जिससे अंततः वर्ग तंत्र के पतन का रास्ता खुल जाता है। इसके अतिरिक्त भी वर्ग तंत्र में क्रांति की कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कुछ धनिक लोगों को पद प्रतिष्ठा का न मिलना, वहीं शासक वर्ग में आपसी विश्वास की कमी और युद्ध के समय भर्ती किए गए भाड़े के सैनिक जो सामान्यतः निर्धन वर्ग से होते हैं तथा शासन के तानाशाही व्यवहार का स्वयं शासक वर्ग के एक समूह द्वारा विरोध किया जाना। अब तीसरे नंबर पे आता है बेटा कुलीन तंत्र में क्रांति कैसे होती है। अरस्तु द्वारा कुलीन तंत्रों के पतन का विश्लेषण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि यह संविधान संख्या के स्थान पर गुण पर आधारित होता है। चूंकि गुण कम लोगों में पाए जाते हैं, अतः कुलीन तंत्र में सार्वजनिक पद कुछ ही लोगों को मिलता है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ लोग ही पद प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। इस पृष्ठभूमि में कुलीन तंत्र में संवैधानिक बदलाव के कई कारण होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जब व्यक्तियों के एक समूह को इस बात का विश्वास हो जाता है कि वे विशिष्टता में शासक वर्ग के समकक्ष हैं। दूसरा कारण, जब समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों जो योग्यता में किंचित मात्र भी निम्न नहीं होते के साथ शासक वर्ग द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तीसरा, जब साहस व पौरुष से संपन्न किए किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान व पद से वंचित रखा जाता है। चौथा कारण, जब स्वयं शासक वर्ग में अत्यधिक आर्थिक विषमता होती है। और पांचवा कारण है, जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तथा उसमें और भी अधिक शक्तियां समाहित होने की क्षमता होती है, तब वह स्वयं शासक बनने का प्रयत्न करता है। अरस्तु के अनुसार उपरोक्त सभी कारण कुलीन तंत्रों के पतन के सामान्य कारण हैं, लेकिन पॉलिटी के समान ही कुलीन तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण संविधान का अपने आधारभूत सिद्धांतों से विचलित हो जाना है। ये तत्व हैं धन, संख्या व गुण। कुलीन तंत्र का स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि इन तत्वों का आपसी संतुलन कायम रहे। जब इनमें से किसी एक तत्व को अत्यधिक महत्व या अत्यधिक उपेक्षा मिलती है, तब इस संविधान का पतन स्वाभाविक हो जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा पॉलिटी में क्रांतियाँ। पॉलिटी या संवैधानिक लोकतंत्र का संवैधानिक आधार धन व संख्या का मिश्रण होता है। जब तक यह संतुलन स्थापित रहता है, पॉलिटी में स्थायित्व बना रहता है। जैसे यदि निर्धनों की संख्या अचानक बढ़ जाए तो संवैधानिक लोकतंत्र का पतन लोकतंत्र में हो जाता है। पॉलिटी में सार्वजनिक पदों के लिए संपत्तियों की योग्यता रखी जाती है, लेकिन यदि आर्थिक संपन्नता इस तरह की हो जाए कि सबके पास संपत्ति हो जाए तो सभी लोग पद प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में वह संविधान व्यवहारिक दृष्टि से प्रजातांत्रिक हो जाता है। इसके बाद राजतंत्र व निरंकुश तंत्र में क्रांतियाँ। अरस्तु ने राजतंत्रों और निरंकुश तंत्रों के पतन की चर्चा एक ही साथ और अत्यंत संक्षिप्त ढंग से की है। वे बताते हैं कि राजतंत्र और निरंकुश तंत्र में वही घटित होता है जिसका उल्लेख अन्य संविधानों के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि राजतंत्र व कुलीन तंत्र का आधार समान है। उच्चतर विशिष्टता, निरंकुश तंत्र, अतिवर्ग तंत्र व लोकतंत्र का एक मिश्रण है। अतः जो कारण कुलीन तंत्रों में क्रांति को जन्म देते हैं, वही कारण राजतंत्रात्मक संविधान को भी परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार वर्गतंत्र व लोकतंत्र को बदलने वाले कारक निरंकुश तंत्र में भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, शासक का अत्याचारी होना, समाज के उच्च वर्ग की उपेक्षा या असम्मान, सामान्य लोगों के प्रति घृणा,
वही जीवन शैली तथा धन की अत्यधिक लालसा एक व्यक्ति द्वारा निर्देशित संविधानों के पतन का कारण बनते हैं। तो बेटा, हमने अरस्तु की क्रांति के प्रमुख कारण और विशिष्ट कारणों के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि प्रत्येक तंत्र में, चाहे वह लोकतंत्र हो, चाहे वह कुलीन तंत्र हो, वर्ग तंत्र हो या धनिक तंत्र हो, या पॉलिटी के अंदर हो, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र हो, इन सब में जो क्रांतियों का स्वरूप है वह अलग अलग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इससे निकल कर आती है वो ये है कि जब भी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता है या अपने पद से प्रतिष्ठा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो क्रांति को जन्म देती है। और ये क्रांति संविधान के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित कर देती है। तो बच्चों, इस अरस्तु के इस अध्याय के अंदर हमने क्रांति के विभिन्न कारणों को स्पष्ट करते हुए इस कार्य को आज पूरा किया। अब इसके बाद में आपको मैं क्रांति से सुरक्षा के कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय अरस्तु ने बताए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसको हम इसके अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। तो बच्चों, आप इसको निरंतर अध्ययन करते रहें और जो हम वीडियो और आपके लिए PDF में नोट्स भेज रहे हैं उनका गहराई से अध्ययन करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बेटा, आप लोग न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ का चैनल अवश्य देखें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स का होना और आपको ताज़ा खबरों से जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है और तभी आप इसके अंदर अच्छे नंबर ला सकते हैं।